नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एक सीरीज लेकर आए हैं लाल किताब ग्रामर के ऊपर, जिसमें हम लाल किताब के ग्रामर पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने 35 साला चक्र के बारे में बात कर ली है। हमने बुध का भेद भी डिस्कस करा है। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जिसके बीच में ना बहुत सारा कंफ्यूजन है। जब हम वैदिक ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं उसमें ना हर किसी का लगन अलग होता है। कोई मेष लगन का होता है, कोई वृष लगन का होता है, कोई कन्या लगन का होता है, कोई सिंह लगन का होता है। लेकिन जब हम लाल किताब की बात करते हैं तो उसमें लगन की कोई स्पेसिफिकेशन है ही नहीं। उसमें नॉर्मल लगन सबका मेष लगन कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए ऐसा क्यों है कि हम लाल किताब में एक ही लगन सबका कंसिडर करते हैं और वैदिक में सबके लगन अलग अलग होते हैं। इसी बात को आज पहली बार इंटरनेट पर डिस्क्लोज करने के लिए हमने बुलाया है लाल किताब एक्सपर्ट एंड प्रैक्टिशनर मिस रचना जैन जी को। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू आर्या जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। लाल, ये जो आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही, मैं कहूँगी, इंटरेस्टिंग है। एंड इसकी ना, देखिए, इसके बारे में हम बात कर चुके थे जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, 35 साला चक्र के बारे में। लेकिन मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि कमेंट्स में भी कई लोगों ने यही क्वेश्चन रेज किया है कि भी क्या हुआ। तो प्लीज व्यूअर्स, आप पूरा वीडियो अगर पहले वाला भी देखेंगे तो भी आपको इस पॉइंट की काफी क्लैरिटी हो जाएगी। मैं फिर से दोबारा से क्लैरिफाई करती हूँ। जब हमारी, देखिए, वैदिक ज्योतिष जब हमारा बना, जब हमारा लाल किताब बना, तो ये हमारी पुरानी प्राचीन, बहुत पुरानी हमारी विद्याएं हैं, जिनको कि आज हम बहुत आसानी से, आप नेट से सीख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन इनके प्रोमाइसिस क्या है? प्रोमाइसिस से मतलब है कि ये किस तरह, कब शुरू किए गए और क्यों शुरू किए गए। लाल किताब जब शुरू की गई तो ये माना गया कि ये उन लोगों के लिए हम शुरू कर रहे हैं जिनको अपना बर्थ टाइम नहीं पता। दैट मीन्स सुदूर प्रांत में रहने वाले लोग, ग्रामीण परिवेश में जो पले बड़े, जिन्हें पता नहीं है कि भाई ये क्या है, हमारे टाइम क्या है। तो लाल किताब बेसिकली बेसिकली क्या, पूरी तरह से लक्षण के आधार पर आधारित है। और हम इसको हस्तरेखा से भी बना सकते हैं चार्ट। और जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, उसमें हमें जरूर जरूरत पड़ती है एक व्यक्ति के बर्थ टाइम की, उसके प्लेस ऑफ बर्थ की, मतलब वो बच्चा कितने बजे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ और किस दिन पैदा हुआ। इन तीन चीजों के बगैर हम उसका एक चार्ट नहीं बना पाएंगे। तो आजकल क्या हो रहा है, तो इसीलिए आप पहले तो ये समझिए कि सबकी लगन मेष रखी गई है लाल किताब में। वहां पे ये माना गया कि राशियां हैं, 1 से 12 तक राशि है, लेकिन जो सबकी लगन है वो एक ही है, मेष लगन है सबकी। अलग अलग नहीं हो सकती क्योंकि आपको टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं पता। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता तो हम कैसे कहेंगे कि भी इस समय कौन सा लगन आ रहा है, या इस समय सूर्य कहाँ उदित हुआ या नहीं उदित हुआ। तो ये उसमें चीज रखी ही नहीं गई है, इसीलिए सबकी मेष लगन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाल के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे या प्रोडिक्शन नहीं मिलेगी। देखिए, ये एक अलग टेक्निक है। वैदिक ज्योतिष में हमको, हमारे पास डिविजनल चार्ट्स होते हैं, हमारे पास डिग्रीज होती हैं, हमारे पास दशा अंतरदशा होती है, और हम और भी बहुत चीजें हम लेते हैं इसमें कि भाई हम एक प्रिडिक्शन करने के लिए। जो हमारा लाल किताब है, उसमें हमें इतनी सारी चीजें की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास सिंपली एक चार्ट होता है। लेकिन लाल किताब की जो थिंकिंग है, या जो उसकी सोच है, या जो विद्या है, उसको हम एक परिवार की जैसे लेते हैं कि भाई जहाँ साथी ग्रह मान के चलते हैं, और एक परिवार के वो 9 ग्रह हैं, 9 सदस्य हैं, और वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर भाई कहे कि भी मैं अपने मंगल के उपाय कर रहा हूँ, तो उसके अपने बड़े भाई की बेनिफिट होती जाएगी। और अगर वो बुध के उपाय कर रहा है, कोई लड़का बुध के उपाय कर रहा है, तो उसकी सिस्टर की मैरिड लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाएगी। तो उसी तरह से कोई सिस्टर मंगल के उपाय कर रही है, तो उसके भाई को उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो लाल किताब के जो हमारे उपाय हैं, बहुत ही सटीक माने जाते हैं क्योंकि ये रिश्तों को जोड़ने में विश्वास करता है। इसकी प्रोमाइसिस ही बेसिकली ये है कि भाई सब एक दूसरे की मदद करते हैं।
इसीलिए यहाँ पे राशियां अलग अलग नहीं है, सभी की एक ही राशि मेष राशि मानी गई। बेसिकली मैम आपने हमें ये समझाया कि ये जब लाल किताब बनाई गई तो पहले के टाइम पर लोग अपना टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता था, पहले लोग ज्यादा इतने डिटेलिंग में नहीं होते थे, ये कह लीजिए कम पढ़े लिखे होते थे, मतलब इतने नॉलेजेबल नहीं होते थे, तो उन्हें पता नहीं होता था कि उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, या डेट ऑफ बर्थ भी पता है तो टाइम एक्यूरेसी क्या है, कितना एक्यूरेट है टाइम। तो इस वजह से उन्होंने लाल किताब का जन्म हुआ, उसकी वजह से लाल किताब का हाँ जन्म। जी। जैसे कि हमने सुना है कि लाल किताब जो है हस्तरेखा के लिए स्टार्ट की गई थी, क्योंकि उसका जो बेसिक है वो हस्तरेखा था, ताकि हाथ हाँ देख जी। के हम बता सकें कि नहीं, हस्त रेखा, हस्त रेखा ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन में क्लियर करती हूँ। मतलब हाथ देख के हम चार्ट बनाते हैं हाँ कि जी। भाई इस व्यक्ति के हाथ में अगर मंगल अच्छा बैठा है, तो हमारे चार्ट में जो हम बनाएंगे उसमें मंगल की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। उस अगर व्यक्ति के चार्ट में शुक्र अच्छा बैठा है, तो हम देखेंगे कि शुक्र की पोजीशन हम कहाँ रखेंगे लाल किताब के हिसाब से। तो हस्त रेखा देख के हम एक चार्ट बनाते हैं। या फिर उसको अगर आप हस्त रेखा से भी देखें, हस्त रेखा पे यहाँ पे लाल किताब की, उससे हम फिर प्रिडिक्शंस देते हैं कि अगर आपका मंगल यहाँ पे इस तरह से बैठा है, तो ये मंगल नेक है और आपका अपने भाइयों से अच्छा संबंध होगा। अगर आपके हाथ में थोड़ा सा गड्ढा आता है, ज्यादा गड्ढा है, तो शायद आपका राहु अच्छा होगा या नहीं होगा। मतलब इस तरह की बातें हम लाल किताब के बेसिस पे। देखिए, जब हम हस्तरेखा की बात करते हैं, हस्तरेखा विज्ञान में एक अलग कॉन्सेप्ट हम चलते हैं कि भाई आपकी दो मुखी लाइन हो रही है, या आपकी हार्ट लाइन कहाँ जा रही है, या उसने आगे से डाइवर्जन ले लिया। जब हम लाल किताब की बात करते हैं, यहाँ हम चिन्हों की बात ज्यादा करेंगे, और आपके उभारों की बात करेंगे, आपके हाथ की शेप की बात करेंगे, और उसके आधार पे हम एक चार्ट भी बना लेते हैं। तो कई बार तो हम क्या करते हैं कि चार्ट अगर हमारे पास है और व्यक्ति सामने आया, हमारे पास कोई अपनी समस्या लेके आए, तो हम चार्ट से भी और उनका हाथ देख के भी कंफर्म कर लेते हैं। उनको जरा भी अगर संशय है कि भी मेरा टाइम कुछ ऊपर नीचे है, तो उसमें हम चेक कर लेते हैं कि भाई अपना हाथ दिखाइए, जरा हम चेक करते हैं कि आपका हाथ क्या कहता है और आपका चार्ट क्या कहता है। तो हम एक क्लैरिटी पे पहुंच जाते हैं। बेसिकली क्या है, लाल किताब और वैदिक चीज एक ही बताती है, प्रोडिक्शन एक ही है, रिजल्ट हम्म। एक ही है, मानव जीवन का कल्याण, लेकिन दोनों के टेक्निक्स अलग हैं। जैसे कि हम ये, वैदिक को और लाल किताब को डिफरेंशिएशन इस बेसिस पे करते हैं कि एक में मंत्र जाप ज्यादा है, एक पे रोजमर्रा की रेमेडीज ज्यादा है। टोटके नहीं है, बिल्कुल। रेमेडीज हैं वो। चने की दाल मंदिर में रखना टोटका नहीं हो सकता, वो एक रेमेडी है, क्योंकि वो देखिए, उस मैंने व्यक्ति की। पहले भी, सॉरी, मैंने पहले भी जैसे कहा कि लाल किताब एक आम आदमी के लिए बनाई गई है। अब आम आदमी को आप बोले कि भाई आप इतना मंत्र जाप करिए या आप इतना हवन करिए, तो शायद एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाले आदमी के पास, या जिसकी काफी माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होगी, तो वो बेचारा तो कहेगा कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता अपने लिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लाल किताब के जो उपाय है, वो आप अपनी माली हालत देख के आप उसको करिए। अगर हम आपको कहते हैं कि आपको दान देना है, गुरु का सपोज करिए एक दान देना है, भाई अगर आपकी माली हालत बहुत अच्छी है, तो आप हो सकता है कि भाई आप सोने का दान कर दीजिए। और अगर आपकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो आप चने की दाल का दान करिए। अब वहां पे भी आप देख लीजिए कि अगर आप 1 किलो दाल नहीं दान कर सकते रोज, आप 100 ग्राम कर दीजिए। नो, आप, क्योंकि लाल किताब हमेशा इस बात का ध्यान देती है कि आप जो भी काम करें अपनी पॉकेट को देख के करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार करें। ये नहीं है कि आप किसी को कहें कि जी मेरे को तो करना ही करना है, ये है। जबकि हमारे वैदिक में भी ऐसी बात नहीं है कि करना ही करना है। वैदिक में भी बहुत मंत्र जाप होते हैं, सिंपल होते हैं। और अच्छा है कि आदमी अपने आप करे, कुछ सीखेगा तो सही, कुछ देर बैठेगा तो सही पूजा में। पर लाल किताब में भी जो रेमेडीज हैं, जो उपाय हैं, जो छोटी मोटी भी रेमेडीज हैं, वो बहुत सटीक मानी है। अब मेरे अनुभव में तो वो बहुत अच्छे उपाय हैं। तो बेसिकली लाल किताब उन लोगों के लिए है जो लोग एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ मोर
फाइनेंशियल स्टफ, मतलब आप ज्यादा पैसा खर्च ना करके कम पैसे खर्च करके भी अपने जीवन में अपने ग्रहों को अच्छा कर सकें, इसलिए लाल किताब का जन्म हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी सामर्थ्य अच्छी है वो लाल किताब की प्रैक्टिस नहीं करते, नहीं नहीं। अब बल्कि उस टाइम में रहा होगा, पर आज तो सभी करते हैं। हाँ जी। बेसिकली मैं सबको बताना चाहूंगा कि आज के इस इंटरव्यू का कनेक्शन हमारे पुराने इंटरव्यू खुद के भेद से है, 35 साल चक्कर से है। प्लीज दोनों इंटरव्यूज को चेकआउट करें, क्योंकि आप फिर एक कंटिन्यूएशन की कड़ी में जुड़ जाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आज का जो हमने इंटरव्यू करा है उसका बेसिस क्या है। हमें अगर कोई चैप्टर समझना है या कोई सब्जेक्ट समझना है तो उसके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना होगा। इसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर पे जाना भी होगा। वो वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक्ड है, आप उन पर जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमें अपना इंटरव्यू देने के लिए, और आज इस बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टीरियस टॉपिक में ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि वैदिक और लाल किताब में राशियों का भेद क्या है, क्योंकि ये शायद आज तक किसी ने समझाया नहीं है और आज हम समझा रहे हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल चीज है आगे तक के लिए, कि वो इस चीज में क्लियर हो जाएंगे कि दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है लेकिन रिजल्ट वही रहेगा।